नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम बात कर रहे हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, जिसमें दोस्तों डिफरेंट सीरीज़ के बारे में भी हम बात कर रहे हैं और हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं दोस्तों वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़। आई होप दोस्तों वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं और आप अच्छे से उनका यूज़ भी कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं CHO के लिए, यानी कि वो कैंडिडेट दोस्तों जो CHO एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आगे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में बात करें, यानी कुछ ऐसे जनरल टॉपिक दोस्तों जो कि आपको पता होने चाहिए, जिससे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। तो पिछले वीडियो में दोस्तों ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन स्किल और सॉफ्ट स्किल के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर दोस्तों हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप हमारे सेकेंड पार्ट को देख सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो पार्ट रहने वाला है वो रहने वाला है वर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक हम 2 वीडियोस में करेंगे, यानी कि दोस्तों आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को कुछ डिस्कस करेंगे, बाकी का दोस्तों टॉपिक जो है वो हम अपने सेकंड वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो आज दोस्तों हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, आइए विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे टॉपिक को और बात करते हैं वर्क मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, स्पेशली अगर आप बात करें CHO कैंडिडेट के लिए। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं वर्क मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, यानी कि दोस्तों एड प्लस मिनिस्टाय एक वर्ड है लैटिन में, जिसका मतलब होता है लुक आफ्टर करना, केयर करना या फिर चीज़ों को मैनेज करना। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों? एडमिनिस्ट्रेशन होता है चीज़ों का केयर करना, लुक आफ्टर करना, उनकी देख रेख करना और किस तरह से चीज़ें घटित हो रही हैं, किस तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं, उन सबको मॉनिटर करना दोस्तों, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डायरेक्शन का काम करता है, साथ ही साथ दोस्तों जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन और मटेरियल दोनों रिसोर्सेज का यूज़ करके कैसे एक डिज़ायर्ड गोल को अचीव किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैन पावर और आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, यानी कि आपके यूज़ करने की जो भी दोस्तों इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी पॉसिबल अवेलेबल दोस्तों आपके पास चीज़ें हैं, रिक्वायर जो भी आप बोल सकते हैं इक्विपमेंट आपके पास हैं या रिसोर्सेज हैं, उनका यूज़ करके कैसे आप एक डिज़ायर्ड गोल को अचीव करते हैं दोस्तों, उसको हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ऑन द अदर हैंड दोस्तों मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक आर्ट और साइंस दोनों होता है। किस चीज़ का? डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप का। यानी कि दोस्तों अगर आप बात करें डिसीजन मेकिंग की, आप बात करें लीडरशिप की, दोस्तों वो दोनों आपको देखने को मिलती हैं मैनेजमेंट में। तो जैसा कि आपने समझा, मैनेजमेंट दोस्तों एक आर्ट और साइंस दोनों होता है, जो कि आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, साथ ही साथ दोस्तों ये आपकी लीडरशिप स्किल्स को भी इवॉल्व करने का काम करता है। आगे दोस्तों बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, वर्क एंड मैनेजमेंट की। दोस्तों जब आप बात करते हैं वर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, तो दोस्तों 7 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देखने को मिलते हैं, जिसको दिया था ल्यूथर ग्यूलिक ने। अब क्या दोस्तों वो फंक्शन दिए थे, तो दोस्तों एक वीडियो में हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, बट क्योंकि हो सकता है आपने वो वीडियो ना देखा हो, तो दोस्तों इसको हम एक बार फिर से समझते हैं। तो लूथर ग्यूलिक ने दोस्तों 7 फंक्शन ऐसे दिए थे। 7 फंक्शन को आप याद रख सकते हैं इनके पहले लेटर से, यानी कि अगर आप इनको कंबाइन बोलें तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब से दोस्तों आप इसको याद रख सकते हैं इन केस अगर आपको इसे याद रखने में प्रॉब्लम होता हो तो पोस्ट कॉर्ब क्या है दोस्तों? P फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। यानी कि आप प्लान करते हैं, फिर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग आप करते हैं यानी स्टाफ को रिक्रूट करते हैं, स्टाफ को आप हैंडल करते हैं, उन्हें डायरेक्ट करते हैं यानी कि उन्हें बताते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं उनके साथ में यानी उनके साथ मिलकर आप काम करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, जो भी आपके हेड होते हैं, जो भी आपके सीनियर होते हैं, आप उन्हें रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप बजट करते हैं। यानी कि दोस्तों ये 7 फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं जो कि ल्यूथर ग्यूलिक ने दिए हैं मैनेजमेंट के ऊपर, यानी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के तौर पर। उसके अलावा दोस्तों हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वहाँ पर ज़रूरी होते हैं, जिसके अलावा दोस्तों रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट पर दोस्तों आपको वहाँ पर फोकस करना होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं वीकली वर्क कैलेंडर के बारे में। अब वीकली वर्क कैलेंडर क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो वर्क कैलेंडर क्या होता है दोस्तों? एक सिस्टमैटिक वे होता है जो कि डिफाइन करता है आपके प्लान वर्क को एक स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। यानी कि वीकली कैलेंडर क्या करता है दोस्तों? आपको बताता है कि आपको मान लीजिए विद इन अ वीक आपको किस काम को कंप्लीट कर लेना है, या जो भी टास्क आपको असाइन किया जाता है उस दिन
या उस पर्टिकुलर टाइम में आपको उसे कैसे अचीव करना है, ठीक है। तो उसे डिफाइन करने के लिए, यानी आपके अगले हफ्ते का क्या प्लान होने वाला है दोस्तों, वो आपको वीकली वर्क कैलेंडर से देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों वीकली वर्क कैलेंडर जो है वो आप हफ्ते के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, सिर्फ एक रात के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मंथली या ईयरली भी आप प्रिपेयर इसे कर सकते हैं, यानी कि वीकली का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वीक के लिए ही उसे प्रिपेयर करें, बट जनरल टर्म्स में दोस्तों ये वीकली कैलेंडर ही होता है। बट समटाइम दोस्तों एक दिन के लिए भी इसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके अलावा इसे मंथ के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है और ईयर के लिए भी दोस्तों इसे प्रिपेयर किया जाता है। क्या बेनिफिट होता है दोस्तों, तो ये आप इसका यूज़ कर सकते हैं एक टूल के तौर पे, यानी कि कैसा टूल, प्लानिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए और इवैल्यूएशन ऑफ वर्क डन। यानी कि कैलेंडर जब आपके पास होगा काम का तो दोस्तों आप प्लान कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, चीज़ों को आप चेंजेस कर सकते हैं अपने प्लान्स में, ठीक है। आप मॉनिटर कर सकते हैं कि इस डेट को मुझे ये चीज़ करनी है तो मुझे कैसे करनी है, मॉनिटरिंग में दोस्तों काम हो जाता है। उसके अलावा वर्क को इवैल्यूएट करने में भी दोस्तों ये हेल्पफुल होता है। इवैल्यूएट आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए आपने एक वर्क सेट कर दिया कि मुझे इतनी डेट को ये काम करना है या मुझे इनिशिएट करना है, बट उस टाइम पर क्या हुआ कि उस काम को आप नहीं कर पाए या आपको लगा कि ये टाइम सही नहीं है इस काम के लिए, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इवैल्यूएशन में भी दोस्तों ये हेल्पफुल आपके लिए हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक डेट ले लिया और आपने सोचा इस दिन मैं ये काम को करूँगा, बट उस दिन कुछ फेस्टिवल निकल आया या कुछ नेशनल हॉलीडे हो जाता है उस तरीके से, या ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाती है जो कि कहीं ना कहीं आपके वर्क को रोकने का काम कर रही है या एक आपके वर्क को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है, तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं मॉनिटर करके। तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है वीकली वर्क कैलेंडर का। उसके अलावा दोस्तों वीकली वर्क कैलेंडर जो है वो क्या होने चाहिए दोस्तों, प्रिपेयर होने चाहिए सभी वर्कर के लिए, यानी कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं दोस्तों सभी के लिए एक कैलेंडर प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे कि दोस्तों वो अपने काम को कर सकें और उन्हें पता हो कि उन्हें किन टास्क को परफॉर्म करना है और कितने टाइम में उन्हें उस टास्क को परफॉर्म कर लेना है। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वीकली वर्क कैलेंडर, जो कि सभी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए तैयार किया जाना चाहिए या उन्हें बनाना चाहिए। अब कैसे दोस्तों आप एक वीकली वर्क कैलेंडर को बना सकते हैं, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ तरीके बताए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं वीकली वर्क कैलेंडर को प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक पेपर पर रोज और कॉलम बना लेने हैं, ठीक है। रोज और कॉलम दोस्तों आप नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ डेज के बेसिस पर दोस्तों आप डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम जो दोस्तों नंबर है वहाँ पर आपको डालना होता है वर्किंग आवर्स इन अ डे, यानी कि एक दिन में आप कितने घंटे काम करते हैं, पहले कॉलम में दोस्तों आपको ये मेंशन करना होता है। रोज में दोस्तों जो रो होते हैं उसमें आपको मेंशन करना होता है 9 AM to 4 PM, या जो भी टाइम दोस्तों आपका वर्किंग का होता है आपको वो मेंशन करना है रो में। नेक्स्ट दोस्तों जो 6 कॉलम होते हैं, अगर यहाँ पर हम वीकली की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट 6 कॉलम में दोस्तों आपको वहाँ पर वीक वर्किंग के बारे में लिख देना है कि वीक में वर्किंग क्या क्या हुई। उसके बाद दोस्तों अगर आप पढ़ें नेक्स्ट ऑप्शन को, अगर आप देखें तो हेल्थ केयर वर्कर फिल टेबल एज पर एक्टिविटीज़ प्लान्ड फॉर द वीक लाइक इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स एक्सेट्रा। यानी कि दोस्तों अब हेल्थ केयर वर्कर क्या करेंगे दोस्तों, उनका जो भी वर्किंग था एज पर द डे उसको वो फिल करेंगे उस पर्टिकुलर डे के ऊपर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ने ये करना होता है। उसके बाद आगे अगर आप देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट फॉर दिस वीकली कैलेंडर इज एडवांस शेड्यूल विच सेव टाइम एंड एफर्ट एंड कैन वर्क मोर एफिशिएंटली। यानी कि बेनिफिट इसका ये हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वर्क होता है, आपको पता होता है कि मुझे किस दिन क्या करना है, तो उससे आपका टाइम भी बचता है और उससे आपके एक्स्ट्रा एफर्ट भी बचते हैं, जो कि आप ये सोचने में लगाते हैं कि आज मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है, तो काम दोस्तों आपका अच्छे से हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों ग्रास रूट वर्कर जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, इसके बारे में भी आज हम बात करते हैं इस टॉपिक में, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक के बारे में। तो ग्रास रूट वर्कर्स क्या होते हैं, तो ग्रास रूट वर्कर्स में दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं MPW, आशा और AWW। यानी कि दोस्तों MPW आपका हो गया मल्टीपर्पज़ वर्कर, ठीक है। अब मल्टीपर्पज़ वर्कर दोस्तों हो गया आपके MPW, आशा आपको पता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा AWW यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर, तो इन सभी के बारे में दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे। तो MPW से दोस्तों अगर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, MPW में भी मेल और फीमेल 2 कैंडिडेट जुड़े हुए होते हैं, जो कि दोस्तों पोस्टेड होते हैं एक सब सेंटर के ऊपर। आशा 2 हैं दोस्तों, वो एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर होते हैं, और आंगनवाड़ी दोस्तों जो होते हैं वर्कर वो भी पोस्टेड होते हैं कहाँ पर, आंगनवाड़ी
में पोस्टेड होते हैं अंडर ICD। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में दोस्तों आगे वीडियो में बात करेंगे। तो अभी इसको चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ग्रास रूट वर्कर दोस्तों किस तरीके से पोजिटेड होते हैं। अब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं दोस्तों ग्रास रूट वर्कर्स के। तो सबसे पहले बात करते हैं MPW यानी कि मल्टीपर्पज़ वर्कर के बारे में। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया मल्टीपर्पज़ वर्कर का, चाहे आप मेल और फीमेल दोनों की बात करें। तो दोस्तों ये रेकमेंड किया गया था 1974 में एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ करतार सिंह कमिटी एट द लेवल ऑफ सब सेंटर फॉर डिलीवरी ऑफ प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव सर्विसेज। यानी कि दोस्तों 1974 में दोस्तों इसको रेकमेंड किया गया था। किसने रेकमेंड किया था? करतार सिंह कमेटी ने। अब ये एक पॉइंट के तौर पर आप इसे लिख सकते हैं या एक क्वेश्चन के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं जो कि आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो कॉन्सेप्ट था MPW का दोस्तों वो किसने रेकमेंड किया था या फिर वो किस ईयर में रेकमेंड हुआ था। दोस्तों ये रेकमेंड हुआ था 1974 में एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ करतार सिंह। तो करतार सिंह कमेटी जो थी दोस्तों उसने इसको रेकमेंड किया था। किस लेवल पर किया था? सब सेंटर लेवल पर। किस चीज़ के लिए? जिससे कि दोस्तों प्रिवेंटिव और प्रमोटिव सर्विसेज को ऑफर किया जा सके, यानी कि चीज़ों को रोका जा सके, जो भी डिजीजेस हैं उनको फैलने से रोका जा सके, उन्हें कंट्रोल किया जा सके और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं उस चीज़ की अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब 1974 में कहीं ना कहीं इम्यूनाइजेशन इतना अच्छा नहीं था हमारी कंट्री का। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया होगा, इसको रेकमेंड किया गया होगा, जिसका मकसद जो था दोस्तों, जिसका जो पर्पस था वो यही था कि लोगों को बीमारी से बचाया जा सके, उनके बीच में बीमारी को फैलने से रोका जा सके और साथ ही साथ उनके बीच में दोस्तों इस नॉलेज को भी कहीं ना कहीं स्प्रेड किया जा सके कि इम्यूनाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है और उन्हें ये क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा MPW का क्या होता है, मल्टीपर्पज़ वर्कर का। तो दोस्तों इनका जो मेन जो मकसद होता है दोस्तों वो होता है प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव सर्विसेज को डिलीवर करना। अब MPW जैसे कि आप जानते हैं मल्टीपर्पज़ वर्कर दोस्तों, मेल की अगर हम बात करें तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी एक मेल कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए या काम करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों 12th पास होना ज़रूरी होता है, साइंस साइड यहाँ पर होना ज़रूरी होता है, यानी कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी होना चाहिए। ट्राइबल एरियाज़ की अगर आप बात करें तो 10th पास होना ज़रूरी होता है। एज की अगर हम बात करें तो दोस्तों 25 से कम होना चाहिए। रिलैक्सेशन दोस्तों आपको मिल जाता है ST SC और OBC से। उसके अलावा दोस्तों शुड बी रेजिडेंट ऑफ एनी विलेजेस विद इन ग्राम पंचायत, यानी कि दोस्तों वो ग्राम पंचायत में उसका विलेज होना ज़रूरी है। उसके अलावा दोस्तों अगर वो नॉन अवेलेबिलिटी है, यानी कि विलेज जो है दोस्तों उसका एडजॉइनिंग है, तो भी दोस्तों वहाँ पर वो एक ऑप्शन रहता है। आगे अगर हम बात करें सिलेक्शन कमेटी ऑन ब्लॉक PSC लेवल बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सिलेक्शन कमेटी जो है दोस्तों वो ब्लॉक PSC लेवल पर करती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और दोस्तों मेरिट बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होता है, यानी कि 12th के मार्क्स के बेसिस पर। उसके अलावा दोस्तों 5 साल का बॉन्ड भी यहाँ पर होता है, जो कि एक बॉन्ड साइन करना होता है जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है MPW के तौर पर। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें दोस्तों MPW के बारे में। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड एपिडेमिक, यानी कि दोस्तों MPW का मेन जो सबसे पहला जो रोल होता है वो होता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी ऐसी बीमारियों को फैलने से रोकना जो कि बहुत जल्दी एक से दूसरे तक पहुंच जाती हैं। तो इसमें दोस्तों आ जाता है आपका मलेरिया। ठीक है, अब मलेरिया में भी उन्हें क्या करना होता है, ब्लड स्मेयर को कलेक्ट करना होता है, RDT को परफॉर्म करना होता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है, PSC को रिफ़र करना होता है अगर बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस हों, ज़रूरी जो एक्शन लेने चाहिए दोस्तों वो लेते हैं। उसके अलावा दोस्तों वह काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में, यानी कि दोस्तों वो आशा के साथ में काम कर सकते हैं, AWD यानी कि आंगनबाड़ी वर्कर के साथ में काम कर सकते हैं और क्वालिटी ऑफ स्प्रेइंग एंड मेंटेन रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम करते हैं और स्प्रे का दोस्तों जो काम होता है क्वालिटी ऑफ स्प्रे का वो भी दोस्तों वो हैंडल करते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें TB और लेप्रोसो की दोस्तों, तो वहाँ पर रिफ़र करते हैं वो PSC को, TB के पेशेंट को, डॉट एजेंट को और मोटिवेट करते हैं जो भी डिफ़ॉल्टर होते हैं। रेज कम्युनिटी अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस को बढ़ाने का काम करते हैं लोगों के बीच में कि उन्हें इसका ट्रीटमेंट क्यों लेना चाहिए, इससे बचाव कैसे करना चाहिए, बचाव के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए। तो ये दोस्तों वो टास्क को परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा दोस्तों कार्ड को मेंटेन करते हैं और रिपोर्ट करते हैं PSC को वीकली बेसिस पर। ऐसी लेप्रोसी की दोस्तों अगर हम बात करें तो अगेन रिफ़र करते हैं PSC को, इंश्योर करते हैं दोस्तों रेगुलर ट्रीटमेंट को, यानी ट्रीटमेंट जो दोस्तों वो रेगुलरली मिल रहा है नहीं मिल रहा है पेशेंट को, कोऑर्डिनेट करते हैं आशा और आंगनबाड़ी वर्कर से।
अवेयरनेस को जनरेट करते हैं और मेंटेन करते हैं कार्ड्स को, यानी कि जो डेटा होता है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। उसके अलावा दोस्तों प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ये भी दोस्तों एक टास्क होता है। इसमें क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं पानी की अवेलेबिलिटी, यानी कि पानी वहाँ पर है या नहीं है, ठीक है, इस चीज़ की दोस्तों अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। उसके अलावा हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग सैनिटेशन, वेस्ट डिस्पोजल एंड पर्सनल हाइजीन, यानी कि दोस्तों इन पांचों आपका इन तीनों टॉपिक को लेकर दोस्तों अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, लोगों के बीच में एक एजुकेशन देने का काम करते हैं लोगों को कि दोस्तों सैनिटेशन कितना ज़रूरी है, वेस्ट का डिस्पोजल कितना ज़रूरी है, कैसे करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, और पर्सनल हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है बीमारियों को दूर रखने के लिए। तो इन सभी टॉपिक को लेकर एजुकेट करना पब्लिक को या वहाँ के लोगों को, ये दोस्तों टास्क आपको देखने को मिलते हैं एक MPW के। इसके अलावा स्कूल हेल्थ भी यहाँ पर दोस्तों एक टास्क रहता है, एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है MPW के लिए। इसमें क्या करना होता है दोस्तों, रेगुलरली विजिट करना होता है हेल्थ एजुकेशन को और स्टूडेंट को दोस्तों एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है, असिस्ट करना होता है दोस्तों ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट को। उसके अलावा आइडेंटिफाई करना होता है केस ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड रिफर टू PSC, यानी कि दोस्तों आपको वहाँ पर इंश्योर करना होता है कि वहाँ पर मेल न्यूट्रिशन तो नहीं है, लोगों को प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बच्चों को न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, प्रॉपर डाइट वो ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इंश्योर करनी होती हैं। उसके अलावा दोस्तों न्यूट्रिशन और डाइट को लेकर अवेयरनेस को फैलाना होता है, यानी कि कितना डाइट ज़रूरी होता है, कितने कैलोरीज रिक्वायर्ड होते हैं, कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए, उसको लेकर दोस्तों अवेयरनेस कहीं ना कहीं क्रिएट करना, उसको स्प्रेड करना भी एक टास्क आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही दोस्तों मैटरनल हेल्थ और फैमिली प्लानिंग को लेकर भी यहाँ पर आपको अवेयरनेस फैलाना होता है, असिस्ट करना होता है टाइमली रेफरल के ऊपर जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिकल केयर में। उसके अलावा मोटिवेट करना होता है स्पेसिंग और स्टेरिलाइजेशन मेथड के लिए, यानी स्टेरिलाइजेशन मेथड किस तरीके से होना चाहिए, स्पेसिंग कैसे होना चाहिए। हेल्प करना होता है ANM या फिर आशा को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव का डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होता है तो इसको लेकर हेल्प करना होता है ANM और आशा को। रेगुलरली विजिट करना होता है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं दोस्तों इन टॉपिक के बारे में, तो ये टास्क होते हैं जो कि परफॉर्म करने ज़रूरी होते हैं। वही अगर हम बात करें फीमेल ANM की, यानी फीमेल ANM को दोस्तों क्या करना होता है, इनकी अगर हम रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सब सेंटर पर दोस्तों ये काम करती हैं। क्वालिफिकेशन में इन्हें 12th पास होना ज़रूरी है, मिनिमम एज 17 और मैक्सिमम एज 35 होनी चाहिए, 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट आपने कर रखा हो, उसके अलावा फाइनल एग्ज़ाम भी आपने दे रखा हो नर्सिंग काउंसिल की ओर से। उसके अलावा एक विज़िट आपको करना ही करना होता है। उसके अलावा दोस्तों 2 महीने में एक बार आपको हाउस होल्ड एरियाज़ में भी विजिट करना होता है। रिपोर्ट जो है दोस्तों वो आपका सबमिट होता है MO@PSC थ्रू सुपरवाइजर, यानी सुपरवाइजर के थ्रू आपका जो रिपोर्ट है वो सबमिट होता है। अब इनका क्या टास्क होता है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रजिस्टर, यानी रिकॉर्ड और रजिस्टर को मेंटेन करना होता है। कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करना होता है ऑफ ऑल हाउस होल्ड। उसके अलावा फैमिली और विलेज का रिकॉर्ड रखना होता है, संभाल कर सेपरेट करना होता है रिकॉर्ड को, किस किस का रिकॉर्ड, रिप्रोडक्टिव का रिकॉर्ड, मटेरियल मैटरनल न्यूबॉर्न का रिकॉर्ड, चाइल्ड और एडोलेसेंट हेल्थ का रिकॉर्ड। उसके अलावा दोस्तों इम्यूनाइजेशन और एंटीनेटल विमेन एक्सेट्रा, तो इस तरीके के रिकॉर्ड्स को उन्हें मेंटेन करके रखना होता है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर फोकस करना होता है, यानी कि केयर प्रोवाइड करना होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाहे आप बात करें न्यूट्रिशन की, इंस्टीट्यूशनल सर्वे की आप बात करें, IFA डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात करें, TT वैक्सीन, या फिर आइडेंटिफाई करना होता है हाई रिस्क को, यानी कि कोई भी ऐसी महिला जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क पर हो तो तुरंत उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें रेफ़र करना होता है हॉस्पिटल के लिए। उसके अलावा कंडक्ट करनी होती हैं डिलीवरीज़ को, यानी IUD को, इंसर्शन एट सब सेंटर, यानी सब सेंटर पर दोस्तों आपको ये करना होता है पोस्ट नेटल विजिट में। उसके अलावा दोस्तों असेस करना होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी आपको असेस करना होता है आफ्टर द बर्थ। फैमिली वेलफेयर सर्विसेज भी एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ANM का, जहां पर दोस्तों आपको कांटेक्ट करना होता है एलिजिबल कपल्स को और उन्हें मोटिवेट करना होता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ठीक है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवाइसेस और मेथड, रेज अवेयरनेस फॉर कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक है, कम्युनिटी में यहाँ पर अवेयरनेस को फैलाने का काम करना होता है। उसके अलावा ऑर्गेनाइज और कंडक्ट मीटिंग करना होता है यहाँ पर आपको महिला स्वास्थ्य संघ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर महिलाओं को आपको एकत्रित करना होता है और फिर वहाँ पर मीटिंग को आपको कंडक्ट कराना होता है या करना होता है विद योर टीम मेंबर्स।
एडोलेसेंट हेल्थ को भी यहाँ पर देखना होता है एक एएनएम को। यहाँ पर क्या करना होता है, लाइन लिस्टिंग फॉर एनीमिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईएफए टेबल विद AWW एंड स्कूल्स। तो यहाँ पर लिस्टिंग करनी होती है एनीमिया के पेशेंट की, या डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है आईएफए टैबलेट का, और ये किसके साथ में आप कर सकते हैं, AWW यानी आंगनबाड़ी वर्कर के साथ में आप कर सकते हैं स्कूल्स में जाकर। उसके अलावा सेक्स एजुकेशन, काउंसलिंग और फैमिली लाइफ एजुकेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है फैमिलीज़ को और मदर्स को, या फिर आप कह सकते हैं एडोलेसेंट जो बच्चे होते हैं उनमें आपको ये एजुकेशन को स्प्रेड करना होता है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज, यहाँ पर आपको असिस्ट करना होता है एमओ को इन क्लिनिक ड्यूरिंग एंटीनेटल एंड इम्यूनाइजेशन। तो ये कुछ टास्क होते हैं जो कि एक एएनएम को परफॉर्म करने होते हैं। कुछ और टास्क हैं यहाँ पर, जैसे कि न्यूट्रिशनल सर्विसेज की देखरेख करना, यानी आइडेंटिफाई करना होता है केसेस ऑफ मेल न्यूट्रिशन, यानी कि आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जहाँ पर उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उनको रेफ़र करना होता है। फैमिली एजुकेशन आपको प्रोवाइड करनी होती है डाइट को लेकर, कि डाइट में क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कौन सी डाइट हेल्दी है, कौन सी डाइट अनहेल्दी है, ये सारी चीज़ों को लेकर आपको एजुकेट करना होता है। और आईएफए टैबलेट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इम्यूनाइजेशन को लेकर भी आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है, साथ ही साथ इसमें आपको हेल्प भी करना होता है, जैसे कि जब भी वैक्सीनेशन होता है तो आपको सुपरवाइज़र को सपोर्ट करना होता है कोल्ड चेन मेंटेनेंस में। उसके अलावा ऑर्गेनाइज करना होता है स्पेशल नेशनल इम्यूनाइजेशन डे PPI और मॉप अप राउंड्स, ठीक है, इन सबको आपको ऑर्गेनाइज करना होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लाइफ RNTCP, NVBDCP, NHM, JSY, NPCP और JSSK, यानी कि दोस्तों ये कुछ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हैं, इनको आपको इम्प्लीमेंट करना होता है और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है अबाउट पर्सनल हाइजीन, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों को लेकर दोस्तों आपको हेल्थ एजुकेशन को भी यहाँ पर प्रमोट करना होता है, प्रोवाइड करना होता है। कुछ और ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, बीमारियों को फैलने से रोकना, क्यूरेटिव सर्विसेज, वाइटल इवेंट्स रजिस्ट्रेशन, स्कूल हेल्थ, MTP एंड एजुकेटिंग अबाउट PCP NDT एक्ट, ठीक है। उसके अलावा शी इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, यानी कि एक जो ANA होती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एक मेंबर भी होती है हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी की। तो ये कुछ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं ANA को एक जो परफॉर्म करने होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आंगनबाड़ी वर्कर और आशा के क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, कैसे एक टीम बनती है, यानी कि एक हेल्थ टीम बनती है, कि कौन कौन मेंबर्स वहाँ पर होते हैं और उनके क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों हम जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपसे हमारी आने वाली वीडियो मिस ना हो। वीडियो में आप सभी लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।